सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज हम पहले लेक्चर में कर रहे थे। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज क्या जी, डू यू थिंक अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग इट विद द सिल्क क्लॉथ विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सिल्क, एक्सप्लेन। तो वजह यही है कि जब हम रब कर रहे होंगे ड्यूरिंग द रबिंग अदर ग्लास रॉड एंड सिल्क विद ईच अदर, the total number of electrons that are lost by the glass rod are equal to the total number of electrons gained by the silk rod. So therefore the total number of charges which are you can say that the total number of positive charges on the glass rod is equal to the total number of negative charges on the silk cloth. What would happen if a neutral glass rod is brought near a positively charged glass rod? क्या होगा जी अगर आप एक न्यूट्रल ग्लास रॉड को करीब लेके आएंगे, एक ऐसी ग्लास रॉड के जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, so this rod is neutral. सो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, इस रॉड के अंदर जो एटम्स हैं उनके जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, तो एटम के स्ट्रक्चर्स यूं हो जाएंगे, न्यूक्लियस इधर आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, थोड़े से टिल्टेड एटम्स हो जाएंगे। अब ये वाला एटम का न्यूक्लियस क्या करेगा, जो आगे एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ और नतीजतन वो भी क्या हो जाएगा, टिल्टेड। मतलब इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड की वजह से इस रॉड में मौजूद एटम्स जो हैं वो कन्वर्ट होंगे। अब इस जगह पे नेगेटिव चार्ज है, जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल में कन्वर्ट होंगे, मतलब एटम्स का एक रीजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा नेगेटिवली चार्ज। अब ये आगे वाले को पोलराइज करेगा, उसका नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, एंड ऑन दिस एंड यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव, मतलब एक सिरे पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे बिकॉज़ ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किन में होती है, वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते, जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते बल्कि एटम्स के साथ टाइटली बाइंडेड होते हैं, वो एटम्स क्या करते हैं, वो एटम्स टिल्ट हो जाते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ झुक जाता है, इससे उस रॉड के एटम्स क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, मतलब उनके पोल्स डेवलप होते हैं, उन एटम्स के एक सिरे पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और दूसरे सिरे पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और इस तरह जो सिरा आपकी पॉजिटिवली चार्ज रॉड के करीब होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो सिरा उसके अपोजिट होगा उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, जो करीब है उस पर नेगेटिव, दूसरे पे पॉजिटिव। प्रॉब्लम किसी को तो बाय पोलराइजेशन द न्यूट्रल रॉड, क्योंकि वो इंसुलेटर है, द न्यूट्रल रॉड विल हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑन द एंड दैट इज नियरर टू द पॉजिटिवली चार्ज रॉड एंड ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द अदर एंड दैट इज ऑपोजिट टू द पॉजिटिव रॉड। दूसरे सिरे पे नेगेटिव, इस सिरे पे पॉजिटिव। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। यहां सादा अंदाज में जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड होगी वो खींचेगी अब इस रॉड को, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दीज नेगेटिव चार्जेस ऑन दिस न्यूट्रल रॉड द पॉजिटिवली चार्ज रॉड विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस न्यूट्रल रॉड। प्रॉब्लम किसी को, दिस इज बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सुनो, ये लिखा हुआ है कि चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक की एक चार्ज जो रॉड है जिसके ऊपर ये चार्जेस डेवलप हुए हैं, इट अट्रैक्ट्स द न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड। अब आपको पता है एल्यूमिनियम एक मेटल है और एल्यूमिनियम ऐसी मेटल है जिसका हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री छोड़ता है। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री छोड़ता है, बड़ी अच्छी किस्म की मेटल है। अब उसके अंदर बहुत सारे फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ये जो प्लास्टिक की चार्ज्ड रॉड है या तो अट्रैक्ट कर लेगी, रिपेल कर लेगी। अगर ये प्लास्टिक की रॉड नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये एल्यूमिनियम के अंदर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? एल्यूमिनियम के अंदर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, अगर पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होगा,
एल्यूमिनियम रॉड के एक सिरे पे जो कि इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड के करीब होगा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और दूसरे सिरे पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज ऑन द एंड दैट इज नियरर टू द प्लास्टिक रॉड दैट इज चार्ज्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड एंड द प्लास्टिक रॉड विल बी डेवलप्ड। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्योंकि फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है उन पर नेगेटिव चार्ज है, और अगर इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये उनको अट्रैक्ट कर लेगी। अगर इस पर नेगेटिव होता तो ये वो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके दूसरे सिरे पे भेज देगी, तो इस सिरे पे क्या आ जाएगी, इस सिरे पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो नेट चार्ज क्या आएगा, इस सिरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस एंड अगेन द एल्यूमिनियम रॉड विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्लास्टिक रॉड। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तो दोनों एल्यूमिनियम की रॉड में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन रिपेल होते हैं, दूसरे सिरे पे चले जाते हैं, अट्रैक्ट होकर इस सिरे पे आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। लेकिन वो मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर सकते, मैंने पीछे बताया कि वहां पर डाइपोल्स डेवलप होते हैं। एटम्स अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, एटम्स अपनी शेप को चेंज करते हैं, एटम थोड़े से ट्वीट हो जाते हैं, थोड़े से डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स हैं वो रॉड की जानिब झुक जाते हैं और न्यूक्लियस दूर हो जाता है उनसे। समझ आ रही है? एटम्स अपनी शेप को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं, इलिप्टिकल शेप में आ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होगा एटम के न्यूक्लियस के गिर्द, वो क्लाउड अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज रॉड। ठीक है, इस तरह डाइपोल्स डेवलप होंगे आपका इंसुलेटर जो है उसके अंदर। और क्या होगा, इंसुलेटर का एक सिरा जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा सिरा नेगेटिवली चार्ज। बट नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज रॉड। इफ दैट रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज होगी तो सारे के सारे जो आपके एटम्स होंगे रॉड के अंदर वो टुवर्ड्स द उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स डिस्टोर्ड होंगे और अपने नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज रॉड कर देंगे और न्यूक्लियस यहां पर आ जाएगा। इन दिस वे दे विल बी पोलराइज्ड। अब ये वाला जो न्यूक्लियस होगा, ये इंटरनल आगे वाले एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा और उसके यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, ये इंटर्न आगे वाले को डिस्टॉर्ट। और फर्स्ट करें ये आखिरी एटम था दूसरे एंड पे, तो यहां पे उसका नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज। In this way, the electronic clouds of the atom that are present inside the insulator are distorted. ठीक है? And in this way, one end of the insulator is negatively charged and the other end is positively charged because of the distortion of the electronic cloud. ठीक है? Electronic cloud क्यों distort हुआ? क्योंकि इस positively charged rod ने इलेक्ट्रॉन के clouds को अपनी तरफ खींच लिया। अब क्योंकि एटम के साथ वो इलेक्ट्रॉन बड़ी मजबूती के साथ बंधे हुए थे, एटम को छोड़ नहीं सकते, सो वो रहते एटम में लेकिन झुके रहते हैं किसकी जानिब, पॉजिटिव वाले, पॉजिटिवली चार्ज रॉड की जानिब। और अगर ये रॉड नेगेटिव होती तो फिर क्या होता, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिस्टोर्ट होकर रॉड से दूर हो जाता। क्लियर हुआ? एंड इन टर्न जो आगे वाला एटम होता, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करके रिपेल करके उसको भी डिस्टॉर्ट करता, वो आगे वाले को डिस्टॉर्ट करता, वो आगे वाले को डिस्टॉर्ट करता। एंड इन दिस वे a net negative charge will be developed on the other end because of this distortion that is produced by the charge rod. अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड होगी तो इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, एटम डिस्टॉर्ट होकर इलिप्टिकल शेप में आ जाएगा, और वो वाला पार्ट जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड के करीब आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स डिस्टॉर्ट होकर दूसरी जगह चले जाएंगे, न्यूक्लियस यहां पर आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को, तो एटम्स अगर उनके इलेक्ट्रॉन्स उनसे अलग नहीं हो सकते, टाइटली बॉन्डेड है, तो एटम्स अपने आप को डिस्टॉर्ट करते हैं, ठीक है, अपनी शेप को चेंज करते हैं और डाइपोल्स डेवलप करते हैं, मतलब एक पोल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे पोल पे पॉजिटिव चार्ज। एंड इन दिस वे दैट एटम दैट इज डिस्टॉर्टेड बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज रॉड, इट विल डिस्टॉर्ट द डेड एटम्स इनसाइड द रॉड। एंड इन दिस वे नेट नेगेटिव और नेट पॉजिटिव चार्ज और द नेट अपोजिट चार्ज, दैट इज, याद रखना, अगर इस सिरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो दूसरे पे पॉजिटिव होगा। बात समझ आई? तो ये उन्होंने एल्यूमिनियम के बारे में कहा। अब यहां पे आपको उन्होंने लिख के दी है, ये एक लिस्ट है, इसके अंदर क्या पढ़ लेते हैं। देखो, इन द लिस्ट गिवन बिलो डिफरेंट मटेरियल्स हैव बीन अरेंज्ड इन सच ए वे दैट एनी ऑफ द टू मटेरियल्स आर रब्ड। अब ये जो नीचे मटेरियल्स है उनको इस अंदाज में अरेंज किया गया कि इनमें से कोई से दो मटेरियल्स को आपस में रब करें, ठीक है, टुगेदर,
the material occurring first in the list would have a positive charge and that occurring next would have a negative charge. मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल ऊपर आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ने की एबिलिटी ज्यादा है और जो उसके नीचे आ रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज्यादा है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाई थी कि तमाम मेटल्स की इलेक्ट्रॉन छोड़ने की एबिलिटीज है नहीं है, साइज के डिफरेंस की वजह से, न्यूक्लियस की कशिश की वजह से. सिमिलरली यहां मटेरियल्स को भी इस अंदाज में अरेंज किया गया कि जब आप दोनों को रब करेंगे तो एक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन छोड़ने की एबिलिटी ज्यादा होगी, दूसरे में कम होगी, मतलब गेन करने की एबिलिटी ज्यादा होगी. तो क्या होगा, जैसे आपने रबिंग की फ्रिक्शन की वजह से हीट मिलेगी, वो हीट क्या करेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ने की एबिलिटी होगी तो छोड़ देगा, जिसमें गेन करने की ज्यादा वो गेन कर जाएगा और इस तरह चार्ज डेवलप हो जाएगा. अब वो एनर्जी कहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जब आपने रबिंग की है तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. So the material occurring first in the list would have positive charge and that occurring next would have negative charge. For example, among cat's skin and lead. क्या कैट की जो वो जो क्या कहते हैं उसकी खाल है, उसके जो बाल है उनमें और लेड के दरमियान में स्किन हैव पॉजिटिव चार्ज whereas lead हैव नेगेटिव चार्ज. अब जरा चेक करें, कैट की स्किन ऊपर आ रही है, ये लेड नीचे आ रहा है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव और लेड पे कौन सा आ जाएगा नेगेटिव. ये निकल जो पहले आ रहा है उस पे पॉजिटिव, जो बाद में आएगा उस पे नेगेटिव. ठीक है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जी, अभी मैंने जो आपको समझाया कि ग्लास रॉड को जब आप किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके जाएंगे तो उस न्यूट्रल बॉडी के एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक सिरे पे नेगेटिव. ये कहते हैं ऑपोजिट चार्जेस विल बी डेवलप्ड ऑन द एंड्स ऑफ द न्यूट्रल बॉडी. सो इट इज द प्रोसेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस. और ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन और अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से. समझ आया. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्यों, क्योंकि एक बॉडी पे नेट चार्ज मौजूद है, वो दूसरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करेगी. ठीक है. अकॉर्डिंगली अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो चाहे वो इंसुलेटर हो न्यूट्रल बॉडी या वो कंडक्टर हो, अगर कंडक्टर है तो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी अगर वो रॉड पॉजिटिवली चार्ज है. अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उनको रिपेल करके दूसरे सिरे पे भेज देगी. सो इन दिस फिनोमेना दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज बॉडी oppositely charged are developed on the ends of a body. The phenomena or the process in which opposite charges are developed on the opposite ends of a body is called electrostatic induction. वो अमल जिसमें अब यहां पे कहा जाएगा इंसुलेटेड कंडक्टर. क्यों कहा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर ना हो, बॉडी के ऊपर ही रहे. तो हम क्या करते हैं, जिस बॉडी के ऊपर हमने चार्ज को इंड्यूस करना होता है हम उसको एक वुडन स्टैंड के ऊपर रख देते हैं. अब लकड़ी से चार्ज मूव नहीं कर सकता. सो क्या होता है, जब हम चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके जाते हैं जो कि इंसुलेटेड स्टैंड पे पड़ी हुई है, तो वो चार्ज बॉडी उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिस्टर्ब करती है. अगर तो आपकी न्यूट्रल बॉडी कंडक्टर है तो फिर उसके फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होंगे, या तो अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ आ जाएंगे या रिपेल होकर उससे दूर चले जाएंगे. जब रिपेल होकर दूर जाएंगे तो जिस सिरे के ये करीब है वहां पे नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, दूसरे पे नेट नेगेटिव. मतलब जिस सिरे पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी डेवलप होगी वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस सिरे पे इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी डेवलप होगी बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. जिस सिरे पे डेफिशिएंसी है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस सिरे पे एफिशिएंसी है वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा. बट ऑपोजिट चार्जेस विल बी डेवलप्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज बॉडी on the opposite ends of a neutral body. Opposite charges are developed. So therefore this phenomena is known as electrostatic induction. प्रॉब्लम किसी को, तो ये क्यों हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्यों, क्योंकि आपकी जो चार्ज बॉडी उस पर चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं. स्टैटिक चार्जेस की वजह से दूसरी बॉडी के ऑपोजिट एंड्स पे ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो रहे हैं. दिस इज कॉल्ड इंडक्शन. सो एक्टिविटी नंबर 13.3 कहता है, इफ वी ब्रिंग charged plastic rod near suspended neutral aluminium rod, both rods attract each other as shown in the figure number 13.4. नजर आ रहा है जी आपको जी.
ये चार्ज प्लास्टिक रॉड है, ये न्यूट्रल रॉड है। जैसे इसके करीब लेके जाएंगे ये रॉड रोटेट करना शुरू कर, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी या रिपेल हो जाएगी। पता है, ये न्यूट्रल रॉड है, जब आप इसके करीब ये प्लास्टिक की चार्ज रॉड लेके जाएंगे, ठीक है जी। फर्स्ट कर लें, हम कहते हैं जी इस पे पॉजिटिव चार्ज, चलो जी, तो ये रॉड इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ये रिपेल होगी। बताएं, ये रॉड इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, रिपेल होगी, क्या करेगी? बताएं, अट्रैक्ट होगी, रिपेल होगी? ये सवाल है बच्चे। यही तो पीछे बताया कि जिस सिरे के करीब आप इसे ले जाएंगे वही सिरा अट्रैक्ट होगा न्यूट्रल बॉडी का। वजह क्या है? क्योंकि जिस सिरे के करीब आप इसको लेके जाएंगे ये वहां से इलेक्ट्रॉन्स को भगा के दूसरी तरफ भेज देगी। नहीं समझा? न्यूट्रल बॉडी जो है आप उसके किसी भी सिरे के करीब ले जाए, ये न्यूट्रल बॉडी है। आपने इंसुलेटिंग यहां धागे के साथ बंधी हुई है, आपने इसे इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा, ठीक है। अब आप इसके करीब, इस सिरे के करीब बेशक आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले जाए, ये क्या करेगी? इसमें फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगी, सक कर लेगी। किस सिरे पे? इस सिरे पे अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगी, तो ये तो सिरा इसकी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अब आप कहते हैं नहीं ले, ये न्यूट्रल बॉडी, आप इसके करीब नेगेटिवली चार्ज रॉड ले जाए, ये क्या करेगी? नेगेटिव चार्जेस को यहां से रिपेल करके इधर भेज देगी, यहां नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, यहां डेफिशिएंसी अकर होगी। तो जिस सिरे के मर्जी करीब ले जाए ये वहां पे अपने आप फिर चार्जेस को इंड्यूस करा लेगी बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन। सो दिस एंड विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस बॉडी। न्यूट्रल बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी। न्यूट्रल बॉडी के जिस मर्जी एंड के करीब आप चार्ज बॉडी को ले जाएं, चार्ज बॉडी उसके उस एंड को अपने करीब खींचेगी। न्यूट्रल बॉडी के जिस मर्जी एंड के करीब आप चार्ज बॉडी को ले जाएं, चार्ज बॉडी अपना अपोजिट चार्ज वहां पे इंड्यूस कर लेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्शन। द चार्ज बॉडी विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन एंड अट्रैक्ट। जो चार्ज बॉडी है वो रिपेल करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अगर चार्ज बॉडी पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को ऑटोमेटिकली रिपेल करके वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेगी। सो न्यूट्रल बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी। क्लियर हुआ? सो अट्रैक्शन से आप अब देखें, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके करीब आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके आए, अट्रैक्ट होगी नहीं होगी? होगी। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। न्यूट्रल बॉडी भी ले आए, वो भी अट्रैक्ट होगी। तो हम कैसे फर्क कर पाएंगे बाय अट्रैक्शन के ये बॉडी चार्ज और ये बॉडी न्यूट्रल है? इसका मतलब अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट टू चेक ए बॉडी इज चार्ज और नॉट, बिकॉज ए न्यूट्रल बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी। सो व्हाट विल हैपन? हां, अब न्यूट्रल बॉडी कभी रिपेल नहीं होगी, न्यूट्रल बॉडी कभी रिपेल नहीं होगी। तो आप क्या करें? अगर आप किसी चार्ज बॉडी को किसी दूसरी चार्ज बॉडी के करीब लेके जा रहे हैं, उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया, तो समझ लेना बॉडीज का नहीं पता चार्ज है नहीं। क्यों? न्यूट्रल बॉडी भी तो अट्रैक्ट होती है। सो अब क्या करेंगे? अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी के करीब लेके जा रहे हैं और दोनों पे चार्ज है और उन्होंने रिपेल कर दिया, तो अब समझ जाए दोनों पे चार्ज है, क्योंकि रिपल्जन तभी होती है जब चार्जेस लाइक होते हैं और दोनों क्या हो? चार्ज हो। दो बॉडीज रिपेल तब करती हैं जब दोनों पे सेम चार्ज होता है और सेम नेचर का होता है। बात समझ आई? लेकिन अट्रैक्ट करने के दो केसेस हैं, चाहे बॉडी न्यूट्रल हो फिर भी अट्रैक्ट होगी, चाहे बॉडी न्यूट्रल हो फिर भी अट्रैक्ट होगी, चाहे बॉडी चार्ज हो अपोजिटली फिर भी अट्रैक्ट होगी। तो अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट, बिकॉज अट्रैक्शन में न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट होती है, बट रिपल्जन में हमेशा कौन सी बॉडी रिपेल होगी? चार्ज बॉडी, जिसका चार्ज सेम है। सो रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट टू चेक द बॉडीज आर चार्ज आर नॉट। जब बॉडी रिपेल करे, अब कहीं दोनों पे चार्ज है, अट्रैक्ट करें, दिस इज नॉट द श्योर टेस्ट टू से दैट द अदर बॉडी इज चार्ज, बिकॉज द अदर बॉडी में बी न्यूट्रल एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन द चार्ज बॉडी विल इंड्यूस द अपोजिट चार्ज टू द एंड दैट इज नियर टू इट। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के उस सिरे पे अपना अपोजिट चार्ज इंड्यूस करवा लेगी, ठीक है, और उसको अट्रैक्ट कर लेगी। क्लियर हुआ? तो आपने कभी भी इन दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, उससे आपने ये अंदाजा नहीं लगाना दोनों बॉडी चार्ज है। जब रिपेल करेंगे फिर कहना हाँ दोनों चार्ज हैं। अट्रैक्शन से क्यों नहीं? क्योंकि अट्रैक्शन में न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट होती है, तो उस पर तो कोई चार्ज नहीं था, वो तो न्यूट्रल है।
टू चेक द बॉडीज आर चार्ज आर नॉट, टेस्ट करना कि दो बॉडीज चार्ज है या नहीं है। तो रिपल्जन श्योर टेस्ट है चार्ज को चेक करने का या अट्रैक्शन? रिपल्जन क्यों है? क्योंकि रिपल्जन सिर्फ एक केस में होती है, जब दोनों बॉडीज पे चार्ज हो और सेम नेचर का। अट्रैक्शन न्यूट्रल केस में भी होती है, अपोजिट केस में। तो अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट टू चेक द बॉडी इज चार्ज है। क्या लेवल बार निकला इसका? जो मैंने अभी बात की है, इसका क्या लेवल बार निकला कि मैं ये बता रहा हूं कि आपने अगर ये टेस्ट करना हो कि दूसरी बॉडी किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। सो आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन जो है मैंने बताया चार्ज बॉडी न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करती है और अपोजिटली चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज है चाहे वो नेगेटिवली चार्ज है, चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है, क्यों? जब वो उसके करीब जाएगी तो जो मतलब वो रिपेल करे। इन ए नटशेल इसका जवाब दो लफ्ज। एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को क्यों अट्रैक्ट करती है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। रिपल्जन नहीं, इंडक्शन। रिपल्जन देखो, इंडक्शन में जो चार्ज बॉडी है वो क्या करेगी? न्यूट्रल बॉडी के उस सिरे पर अपने अपोजिट चार्ज को इंड्यूस करवा देगी। यह आपकी सरदर्दी नहीं है। जब आपने बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, सो नो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सारी दुनिया इसके अंदर, क्योंकि आपने फेनोमेना की बात कर दी। क्यों? चार्ज बॉडी क्या करती है? न्यूट्रल बॉडी के उस सिरे पे जो कि उसके करीब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अपना अपोजिट चार्ज इंड्यूस करवाएगी। अगर बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगी? वो न्यूट्रल बॉडी में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी। अब चाहे न्यूट्रल बॉडी इंसुलेटर है या कंडक्टर है, इंसुलेटर है तो बाइपोलराइजेशन, ये बात याद रखनी है। इंसुलेटर में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के साथ टाइटली बाउंडेड होते हैं। सो इंसुलेटर्स क्या करते हैं? एटम्स डिस्टोर्ट होके पोलराइज होते हैं, समझ आया? डाइपोल्स बनाते हैं। डाइपोल्स क्या होते हैं? टू अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इट्स कॉल्ड डाइपोल। एटम्स क्या करते हैं? डिस्टॉर्ट होते हैं। एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, दोनों में डिस्टेंस कितना होता है? बहुत कम। ऐसा ही है ना? समझ आया नहीं आया? तो ऐसे एटम्स जिनके ऑपोजिट एंड्स के ऊपर ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो चुका हो, दे आर कॉल्ड द डाइपोल्स। पूरे मॉलिक्यूल्स मैंने बताए थे, दोज मॉलिक्यूल्स हुज ऑपोजिट एंड्स आर चार्ज। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर मौजूद एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से उनके ऑपोजिट एंड्स के ऊपर ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाते हैं, आर कॉल्ड डाइपोल्स। तो डाइपोल्स क्या है? एटम्स having opposite charges at their ends, or molecules having opposite charges at their ends, at their opposite ends are called dipoles. The formation of dipoles in a material in the presence of a charged body is called polarization. Polarization क्या? The process of production of development of dipoles in an insulator in the presence of a charged body is called polarization. याद रखना, इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अकर होता है, लेकिन किसकी वजह से? पोलराइजेशन की वजह से। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अकर होता है, किस वजह से? फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अकर होता है, लेकिन फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से वहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते। तो क्या होता है? एटम्स डिस्टॉर्ट होते हैं, एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे सिरे पे, मतलब ये एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू डाइपोल्स। व्हाट आर डाइपोल्स? एटम्स हैविंग ऑपोजिट चार्जेस एट देयर एंड्स, दे आर कॉल्ड डाइपोल्स। प्रॉब्लम तो बच्चे ये बात समझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बच्चे अक्सर दोनों चीजों में होगा, चाहे वो कंडक्टर है चाहे वो इंसुलेटर। इंसुलेटर्स में पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अक्सर होता है, और कंडक्टर्स में फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। प्रॉब्लम किसी को तो लबे बार ये निकला, न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट होती है चार्ज बॉडी से। न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट होती है चार्ज बॉडी की तरफ, क्यों? ग्रेट।
न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट क्यों होती है? न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट होती है हमेशा चार्ज बॉडी की तरफ, क्यों? ये बार बार क्यों कहला रहा हूं बेटा? क्योंकि आपको ये बात याद रहे कि न्यूट्रल बॉडी जो है, चाहे बॉडी जो चार्ज बॉडी हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो, बेटा उसके ऊपर आपकी चार्ज बॉडी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्जेस इंड्यूस कर लेने हैं, और वो सीधा जो आपकी चार्ज बॉडी के करीब होकर उस पर अपोजिट चार्ज डेवलप करेगी बिकॉज ऑफ रिपल्जन और अट्रैक्शन करेगी लाजमी। क्लियर हुआ? याद है किसी को? और जो चार्ज डेवलप होता है ये इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी की वजह से होता है। न्यूक्लियस, जब मैंने उसकी बात की थी न्यूट्रल ग्लास रॉड की और चार्ज ग्लास रॉड की, तो आपने कहा था जितने भी चार्जेस दुनिया में डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो इंसुलेटर्स में हो चाहे वो कंडक्टर्स में हो, इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दे आर बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस और एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यार जितने भी चार्जेस डेवलप हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन या रिपल्जन की वजह से। चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन अगर तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगी, दूसरे सिरे पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। एक सिरे पे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी आ रही है ना, अगर एक सिरे पे इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी आ रही है, आपने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी उस सिरे के करीब लाई, वहां पे एफिशिएंसी आ गई है, दूसरे सिरे पे क्या होगी? डेफिशिएंसी अगर होगी। क्लियर हुआ? अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। आपने एक सिरे के करीब रखा नेगेटिवली चार्ज बॉडी को, रिपल्जन होगी, उस सिरे पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, दूसरे पे एफिशिएंसी हो जाएगी। प्रॉब्लम किसी को? So if we bring a charged plastic rod near a suspended, बात समझ आ गई? जी हाँ। न्यूट्रल बॉडी क्यों अट्रैक्ट होती है, बात समझ आ गई? और अगर एक बॉडी पे चार्ज है और उसके करीब तुम दूसरी भी चार्ज बॉडी लेके आओ और उस पर क्या हो? अपोजिट चार्ज, वो भी क्या होगी? अट्रैक्ट। तो अब देखें चार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट कर रही है और न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, लिहाजा जब न्यूट्रल बॉडी हमेशा अट्रैक्ट हो रही है तो हम यहां से डिसाइड नहीं कर सकते तो दूसरी बॉडी पे चार्ज हो। तो फिर एक ही चीज बचती है कि चार्जेस रिपेल भी तो करते हैं ना। तो रिपल्जन इज द शॉर्ट टेस्ट, जो मेरी बात का लेवल हुआ था कि हमने जो पीछे बात की है वो ये बात की है कि भाई जब भी आपने ये चेक करना हो किसी बॉडी पे चार्ज आया नहीं है, उसे किसी दूसरी बॉडी के करीब लेके जाओ। अगर वो अट्रैक्ट कर ले, कहना नहीं हो सकता वो दूसरी न्यूट्रल हो। ठीक है, समझ आया? फिर उसे किसी पहले पॉजिटिवली चार्ज रॉड के करीब लेके जाओ, अगर वो अट्रैक्ट हो जाए छोड़ दो, नेगेटिवली चार्ज रॉड के करीब अब भी अट्रैक्ट हो जाए, कहना बॉडी न्यूट्रल। अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज भी उसको अट्रैक्ट कर रही है, पॉजिटिव चार्ज भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, नो द बॉडी इज न्यूट्रल। अगर आप बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज रॉड के करीब लेके जा रहे हो तो बॉडी क्या हो रही है? बॉडी फॉर एग्जाम्पल अट्रैक्ट हो गई है, छोड़ दिया। नेगेटिवली चार्ज रॉड के करीब लेके रिपेल होगी, कहना बॉडी पे चार्ज है। या आपने नेगेटिवली चार्ज रॉड के करीब लेके के कुछ जो है वो बॉडी जो है ना वो रिपेल हो गई है, ओके नेगेटिव चार्ज है। रिपल्जन से आपने पता करना है, रिपल्जन से पता करना है। रिपल्जन इज द टेस्ट टू चेक दैट बॉडी इज चार्ज और नॉट। आगे चलते हैं। सो इफ वी ब्रिंग चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर सस्पेंडेड न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड, बोथ रॉड्स अट्रैक्ट ईच अदर एज शोन इन द फिगर नंबर 13.4। दोनों अट्रैक्ट करेंगे। दिस अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज्ड एंड द अनचार्ज्ड न्यूट्रल रॉड्स shows as if both rods have unlike charges। लगा तो ऐसे ही है अट्रैक्शन की वजह से कि दोनों पे अपोजिट चार्जेस हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है। अच्छा जी, तो फिर क्या सच है? चार्ज प्लास्टिक रॉड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड विच इज द कॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये उन्होंने बता दिया कि जो चार्ज रॉड है वो जाके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को डिस्टर्ब करती है, डिस्प्लेस करती है। ठीक है, so charged plastic rod produces displacement of positive and negative charges on the neutral aluminum rod which is the cause of attraction between them, but total charge on the aluminum rod is still zero। लेकिन एल्यूमिनियम रॉड के जो एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और दूसरे सिरे पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, दोनों का सम लो, फिर भी वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। नेचर में अपोजिट होगा, आंसर जीरो आएगा। अभी भी वो न्यूट्रल है, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, वो डिस्प्लेस हो गया। मतलब जो रॉड है, जो चार्ज रॉड है उसके करीब उसका अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ, बाकी दूसरे सिरे पे डेवलप हो गया। So but the total charge on the aluminum rod is still zero. It implies that a short test of charge on the body. The above activity shows a phenomena। ये जो एक्टिविटी हमने की है ये एक phenomena जो है उसको जाहिर कर रही है, that is called electrostatic induction as explained below। यहां देखें जी, आपने दो Charging by induction. In
Conduction is the process by which a body acquires a charge of opposite sign without losing any of its own charges when another charged body is brought very close to it. Let us try to make a metal sphere positively charged by bringing a negatively charged glass rod near it. The metal sphere, which is supported on an insulating stand, is initially neutral. इंसुलेटिंग स्टैंड पे क्यों रखा? ताकि जो चार्जेस उस बॉडी पे डेवलप हो, बाय डेफिनेशन हमने कहा कि उसका कोई चार्ज लूज नहीं होना चाहिए. जिस बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी है वो कोई चार्ज लूज नहीं करेगी, सारा चार्ज उसके ऊपर ही रहना चाहिए. सो देयरफॉर हमने नीचे स्टैंड लगाया ताकि चार्जेस नीचे को फ्लो ना करें. Bring a negatively charged rod near it without touching the sphere. The free electrons in the metal sphere are repelled by the excess of electrons on the rod and they shift away from the rod. The charges cannot escape from the sphere because the supporting stand and the surrounding air are insulators. लेकिन उसके इंसुलेटर होने का से क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी चार्ज लूज. दोबारा सुनो. हाँ, ये असल बात है. Let us try to make a metal sphere positively charged by bringing a negatively charged glass rod near it. The metal sphere, which is supported on an insulating stand, is initially neutral. Bring a negatively charged rod near it without touching the sphere. The free electrons in the metal sphere are repelled by the excess of electrons on the rod and they shift away from. समझ आया? वो इस रॉड पे मुझे नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपेल होकर दूसरे सिरे पे चले जाएंगे. और क्यों वहां से कहीं और क्यों नहीं बह गए? क्योंकि आसपास हवा है, वो इंसुलेटर है, उससे फ्लो नहीं कर सकते. नीचे क्या इंसुलेटिंग स्टैंड है, वहां से भी फ्लो नहीं कर सकते, तो इस गोले के ऊपर ही रहते हैं. The rod. The charges cannot escape from the sphere. ये बात कही थी कि वो escape नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? और हम चाहते भी नहीं कि वो escape करें. The supporting stand and the surrounding air are insulators. Thus we see that there is excess of negative charge on the side away from the rod and deficit of electrons on the side nearer to the rod. These charges are called induced charges. Let us see what happens to the charge if the metal sphere is connected to the ground by a conducting wire. The negative. अब क्या हुआ? उसको फ्लो करने का रास्ता मिल जाएगा. कंडक्टिंग पाथ है ना, मतलब एक ऐसा पाथ जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सके, कि मेटल की तार होगी. Negative charges, that is, the electrons flow to the ground, whereas the positive charges at the near end remain due to the influence of the charged rod. Now disconnect the sphere from the ground. The positive charge continues to remain. अब इस जो आपका गोला है, जो स्फीयर है, उसके ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? वो इलेक्ट्रॉन जो दूसरे सिरे पे आपने उनको फ्लो करवा के नीचे भेज दिए. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स के दरम्यान में जो म्यूचुअल फोर्स थी, किस चीज की थी? रिपल्जन की. देखे ना, वो क्यों फ्लो कर रहे हैं? एक कमरे में दो बंदे बैठे हुए, कमरे से बाहर, मतलब कोई तो वजह हुई होगी, किसी चीज ने तो बाहर पुश की, या तो लड़ाई हुई है या नाराजगी होगी जो दोनों बाहर चले गए. कोई चीज तो पुश करेगी ना. एक जगह से कुछ चीज बाहर आ रही है, कोई तो वजह होगी. तो बच्चे जो स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज अदर एंड स्टोर थे, उनके अंदर जो म्यूचुअल फोर्स थी, जो उनके दरम्यान में फोर्स थी, लाइक चार्जेस होने की वजह से वो रिपल्जन की थी, उसने उनको पुश किया कि वो इस पास से नीचे फ्लो कर जाए. और वो नीचे फ्लो करके आपने पास खत्म कर दिया और अब चार्ज बॉडी को पीछे हटाया, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स वापस तो ऊपर चढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपने रास्ता बंद किया. ना हवा से मूव करके आ सकते हैं, ना स्टैंड से ऊपर चढ़ सकते हैं. सो देयरफॉर इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज आ जाएगा. On the sphere. Let us see what happens when the rod is removed. The charge is spread uniformly over the sphere. अब यहां पे यूनिफॉर्मली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता. अब होता क्या? जो इलेक्ट्रॉन्स इस स्फीयर के अंदर बच जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, वो अपने आप को इस अंदाज में इस स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर. समझ आया? अगर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ रही है, ठीक है, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी एक ही जगह पर नहीं रहेगी. क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उस पॉजिटिव चार्ज को इस अंदाज में
रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे स्फीयर के ऊपर के पूरे स्फीयर के ऊपर बराबर फासलों पे इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाले वो। समझ आया नहीं यार? और इस गोले की हमेशा ये कोशिश रहेगी कि कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले और ये उनको सक करके अपने अंदर ले आए और अपनी उस डेफिशिएंसी को पूरा कर ले। प्रॉब्लम किसी अब ये अट्रैक्ट करेगा। Thus we get a positively charged metal sphere. ये ऊपर लाइन बड़ी है लिखी हुई। A positively charged metal sphere. The process of charging by induction by bringing a negatively charged glass rod is summarized here. तो सारा उसने उसकी संधि बना दी। कंडक्टिंग पाथ दिया और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, पाथ को खत्म कर दिया और आपके गोले पे चार्ज हुआ। यहां पे हमने चार्ज बॉडी को हमने टच नहीं किया मेटालिक स्फीयर के साथ, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन, बगैर टचिंग के हमने किया इंडक्शन। लेकिन हम टच करके चार्ज करेंगे दैट इज द कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स वहां से यहां आ जाएंगे, लेकिन अगर आपकी रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन्स को सक कर लेती, खींच लेती वहां से। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये क्या कर देती, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है, अब वो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के आपस में पुश की वजह से इलेक्ट्रॉन रॉड से निकलकर उस स्फीयर पे चले जाते हैं। अगर रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती तो ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि इस पे एफिशिएंसी है और सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, सो बिकॉज़ ऑफ दैट पुश दैट रिपल्शन फोर्स द इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर। जैसे ड्रॉपर के जरिए से बच्चे के मुंह में आपने शरबत कहते हैं डाल दबा के, इलेक्ट्रॉन्स के खुद एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उस रिपल्शन की वजह से वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसके ऊपर, न्यूट्रल बॉडी पे। Let us try to make the metal sphere negative by bringing a positively charged rod near it. Identify the charges on the sides A and B. अब ये कह रहे हैं कि ये जो चार्जेस यहां पे आ रहे हैं इनके नाम बताएं, चार्ज ए और चार्ज बी। चार्ज ए की क्या नेचर होगी, चार्ज बी की क्या नेचर होगी। चार्ज जो ए होगा वो नेगेटिव, मतलब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच लेगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। Free electrons in the metal sphere move towards the side which is closer to the charged rod, and farther side becomes positively charged. अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इस वायर से ऊपर चढ़ेंगे या नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे ना। अब वो सब करेगी, उन्हें खींचेगी। What happens when the sphere is ground? If we ground the metal sphere, What is meant by grounding? The process of connecting a body with the help of a wire to the ground. किसी भी बॉडी को तार या कंडक्टिंग मटेरियल की मदद से जमीन से कनेक्ट करने के अमल को ग्राउंडिंग कहते हैं। electrons flow from the earth into the metal sphere and neutralize the positive charges.
अब आपसे ये चॉइसेस पूछ रहे हैं नीचे ए बी और ये। अब बताएं जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा या सिर्फ इस सिरे पे रहेगा, या अब मेरा एक सवाल है, अगर ये गोला प्लास्टिक का होता फॉर एग्जाम्पल, किसका होता प्लास्टिक का, तो फिर क्या होगा? और अगर ये मेटल का गोला फिर क्या होगा? अगर ये गोला प्लास्टिक का होता तो नेगेटिव चार्ज जहां पे है वहां पे रहता, हाँ जी, क्यों? क्योंकि मूव ही नहीं कर सकता, क्यों नहीं मूव कर सकता प्लास्टिक में? वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर। और मेटल का होगा फिर पास मतलब इवनली हो जाएगा, फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर यहाँ भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ए चॉइस, बी चॉइस एंड ए। दूसरी तो आप करिए पहले वाली चॉइस है। तो वो कह रहे हैं न्यूट्रलाइज तो हो नहीं सकता, नेट चार्ज गलत हो चुका, ये गलत है। गोला प्लास्टिक का है? नहीं नहीं, मेटालिक बॉम्ब पहले कहा नहीं, बताएंगे भी। मेटल स्फीयर लिखा हुआ ना, तो मेटल स्फीयर में चार्ज एक जगह पे रह नहीं सकता, उसके पास फ्लो करने का रास्ता है, तो रिपल्शन की वजह से फ्लो कर जाते हैं, आपस में रिपल कर रहे होते हैं तो फ्लो happens कर। when the earthing is removed? नहीं समझे आप लोग? हाँ। ये जो चार्जेस है रिपेल कर रहे हैं, जब चीज को रिपेल किया जा रहा हो और उसके पास मोशन का रास्ता भी हो तो रुकेगी वहां पे, कभी भी नहीं रुकेगी, रिपल्शन की बात से वहां से मूव कर जाएगी। Disconnecting the conductor from the sphere, only the negative charges remain on the sphere. What happens when the glass rod is removed? On the removal of the glass rod, negative charges spread uniformly on the metal sphere. हाँ, तब तक तो उतना ही होगा जब बॉडी यहाँ पे होगी, फिर से बॉडी होगी। उसके बाद इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। So this was the electrostatic induction. ये सारा काम हमने वहां पे भी किया। अब यहां पे पता हमने क्या किया? हमने वहां पे वायर कनेक्ट की थी और चार्जेस को जमीन की तरफ भेजा था ग्राउंडिंग से। यहां पे हमने क्या किया, हमने दो गोलों के एक दूसरे के करीब लग दिया और दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड्स के ऊपर है। जब हम इस गोले के करीब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इस गोले से अट्रैक्ट, क्योंकि जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, इस गोले पे आ जाएंगे और वहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब आप इस गोले को इससे अलग कर दो, ठीक है? नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज उस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब तक आप इससे बॉडी नहीं हटाएंगे, चार्ज बॉडी, इस पे चार्ज यहां पे रहेगा। जैसे आप चार्ज बॉडी को पीछे करेंगे, इस पे भी नेगेटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज अनदर वे टू चार्ज द बॉडीज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। समझ आ गई है। सो आप इसको पढ़ भी लें एक दफा। Two metallic spheres and B and fix them on the insulated stands such that they touch each other as shown in the figure number 13.5a। ये आपको शक्ल यहाँ पे नजर आ रही है। ये तरह यहाँ पे ज्यादा वाज़ेह है, ये इतनी वाज़ेह नहीं है। Now bring a positively charged rod near a sphere। अब एक positively charged rod को आप उसके करीब ले, जैसे यहाँ पे लेके आया गया। Now bring a positively charged rod near the sphere A as shown in the figure number 13.5b। जैसे कि शक्ल में आपको दिखा रहे हैं। Rod will attract the negative charges towards it and repel the positive charges away from it. Negative charge will appear on the left surface of the sphere A, which is close to the rod, while the positive charge will develop on the right surface of the sphere B. Now separate the spheres while the rod is still near to the sphere A. Now, if you test the two spheres, you will find out that the two spheres will be oppositely charged as shown in the figure number 13.5c। इसमें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ दोनों पे अपोजिट चार्ज आ चुका होगा जी। सो जी, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो? मैं कहता हूं, after removing the rod, the charges are uniformly distributed over the surfaces of the sphere as shown in the figure number 13.5d, or uniformly distributed. In this process, an equal and opposite charges appear on each metal sphere। ये जो आप एमएन नहीं देना, इस प्रोसेस में दोनों मेटल स्फीयर्स के ऊपर इक्वल लेकिन अपोजिट चार्जेस डेवलप हुए हैं। ऐसा क्यों? दोनों के ऊपर बराबर चार्जेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन खत्म हो गया, अब दोनों के ऊपर चार्जेस की मिकदार सेम आ रही है ए और बी पे। एट द लास्ट ऑफ प्रोसेस वी हैव टू चार्जेस ऑन द स्फीयर ए एंड बी। ए पे नेगेटिव है, बी पे पॉजिटिव है।
और दोनों इक्वल है, ऐसा क्यों? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जवाब वही है। सही है ना? During this whole process, the total number of electrons lost by the sphere B, B से आया था ना, are equal to the total number of electron gained by the sphere A. ठीक है। So the equal charges are developed on the both spheres, but opposite in nature. यही जवाब था जो मैंने कपड़े और उसमें दिया था रॉड में, लेकिन फिर भूल गई। This is called the charging by induction. प्रॉब्लम किसी को